आज फिर मैं एक एनसीआर जोन जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आगरा डिवीज़न में एक टेक्नीशियन थर्ड का एलडीसी एग्ज़ाम हुआ था जो 25/3/2026 को हुआ था। उसके पार्ट फर्स्ट को लेके आए हैं। देखो ये 25/3/2026 को हुआ है एलडीसी कोटे के तहत टेक्नीशियन थर्ड टीआईडी लेवल 2 के लिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ पीटीएफई इज। पीटीएफई का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक टेट्राफ्लोरोएथिलीन, या फिर पॉलीथर्मोफिनाइल एथिलीन, या फिर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिल। तो जो पीटीएफई होती है, तो पीटीएफई का फुल फॉर्म होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फुल फॉर्म ऑफ टीडीएमएस इज। टीडीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो टीडीएमएस की जो फुल फॉर्म होती है वो है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। क्या होती है? ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, टीडीएमएस, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ आरटीयू। आरटीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट, या फिर रिले टेस्टिंग यूनिट, या फिर रूम थर्मल यूनिट, या रिमोट टेस्टिंग यूनिट। जो आरटीयू होता है, तो आरटीयू की फुल फॉर्म होती है रिमोट टर्मिनल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये फुल फॉर्म से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में ही आते हैं। तो आपको जैसे ACTM है, ACTM है, PTFE हो गई, PTFE हो गई, है ना, RTU हो गया, RTU, इरीन हो गया, इरीन की भी आती है ना, और भी बहुत सी, जैसे ICF है, इसमें दिया है ये ICF है, राइट्स है, तो 3-4 क्वेश्चन मिनिमम, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो आपको फुल फॉर्म के भी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ 8 व्हीलर टावर वैगन। इनमें से क्या एक 8 व्हीलर टावर वैगन का प्रकार नहीं है? तो फुलटॉस, या फिर BEML, या ICF, या फिर DMW। तो इसमें जो 8 व्हील्स टावर वैगन का जो नहीं है वो है फुल टॉस। कौन सी? फुल टॉस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ ए टावर वैगन। इनमें से क्या टावर वैगन के इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा नहीं है? तो ट्रैक्शन मोटर, या पेंटोग्राफ, या फिर रेक्टिफायर, या MSG कोविल मोटर सेलेक्टर ग्रुप। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो टावर है उनका हिस्सा नहीं होती, वो क्या है? पेंटोग्राफ। क्या होता है? पेंटोग्राफ। क्योंकि पेंटोग्राफ से और इलेक्ट्रिकल लेके टावर को स्टार्ट नहीं करते, तो ये पेंटोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेगर ऑफ PTFE मस्ट बी। PTFE मस्ट बी। तो PTFE पे स्टेगर कितना होना चाहिए? तो जो PTFE होती है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, उस पर कितना होती है? ऑप्शन दिए 0, या ±200, या ±300, या इनमें से कोई नहीं। तो जो PTFE पे जो होता है वो स्टेगर कितना रखा जाता है? 0 रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 0। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्रॉस टाइप जी जंपर यूज्ड एट। क्रॉस टाइप जी जंपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो क्रॉस टाइप जी जंपर लगाए जाते हैं वो कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं एट टर्न आउट, या फिर एट ऑल UIL, सभी UIL पर, या फिर ऑन ऑल UIL फॉर फर्स्ट सब सेक्टर फ्रॉम SP से पहले सब सेक्टर के सभी UIL पर, या फिर और ऑल UIL
ऑफ फर्स्ट सब सेक्टर फ्रॉम टीएसएस, टीएसएस से पहले सब सेक्टर के सभी यूआईएल पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन ऑल यूआईएल फर्स्ट सब सेक्टर फ्रॉम टीएसएस, टीएसएस से पहले सब सेक्टर के सभी यूआईओएल पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच पीजी विल बी यूज टू इंस्टॉल डबल कॉन्टैक्ट वायर ऑन आरआरए, आरआरए पर डबल कॉन्टैक्ट वायर लगाने के लिए किस पीजी का उपयोग किया जाता है? तो जो आरआरए लगाए जा रहे हैं उन पर एक डबल कॉन्टैक्ट वायर जो लगा रहे हैं हम, क्योंकि आरआरए के जो आरआरए पे जो कॉन्टैक्ट वायर होता है तो उसके पार्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्टैक्ट वायर का टुकड़ा लगा रहे हैं। तो उस कॉन्टैक्ट वायर के टुकड़े को लगाने के लिए किस पीजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए 1041-2, 1031-2 या 6171 या 1031-3। तो वो लगाए जाते हैं किसके द्वारा? 1041-2 पीजी के द्वारा हम क्या लगाते हैं, आरआरए पर पीजी क्लेम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे और 1031-2 डी जंपर के लिए होता है, और 6171 ये अपने जो सेक्शन इंसुलेटर में जो एडजस्टेबल ड्रॉपर होते हैं उनमें उपयोग की जाती हैं, और 1031-3 ये अपने फीडर फीडर जंपर जो होता है उसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the value of valence weight at ATD of Trambe OHE will be in kg। ट्राम्बे OHE की ATD पर बैलेंस वेट का मान कितना होता है? तो ट्राम्बे टाइप OHE होती है उसके ATD में जो काउंटर वेट लगाया जाता है वो कितना होता है? 667 का या 333 या 420 का या 510 का। तो जो ट्राम्बे टाइप OHE होती है उसमें 420 kg का बैलेंस वेट लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, और यही अभी अपनी ओएचई होती तो ओएचई हाईराइज ओएचई या फिर कन्वेंशनल ओएचई, तो इसमें कितना लगाया जाता है? 665 kg का। कितना? 665 kg का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, माइनर चार्जशीट इज कॉल्ड एज, लघु आरोप पत्र को क्या कहा जाता है? तो जो माइनर चार्जशीट होती है वो कौन सी होती है? तो माइनर चार्जशीट SF5 या SF11 या SF1 या SF4। तो जो SF11 होती है वो माइनर चार्जशीट होती है। कौन सी होती है? SF11। और ये SF5 किसके लिए दी जाती है? ये मेजर पेनल्टी के लिए होती है, SF5 मेजर पेनल्टी के लिए, और SF11 ये माइनर पेनल्टी के लिए, और SF1 जो होता है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए होता है। और जो SF4 होती है, कौन सी? SF4 वो ये होती है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, इसके लिए रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम हाइट ऑफ हाइट गेज फ्रॉम एट एलसी गेट मस्ट बी, एलसी गेट पर हाइट गेज बूम की जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो देखो, इसमें पहले जो होता था वो तो 4.67 होती थी, फिर 4.76 मीटर हुई, अब जो है वो 4.78 मीटर है। कितना? 4.78 मीटर। अब इसमें जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया है, 4.76 मीटर। कितना? 4.76 मीटर, क्योंकि 4.76 मीटर भी हुई थी, पहले 4.67 थी, फिर 4.76 मीटर। ठीक है, अब कितनी है? 4.78 मीटर। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से तो फिर हम ऑप्शन नंबर सी मान सकते हैं, और वैसे नहीं तो इस कितनी होती है इसमें? 4.78 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, साइज ऑफ बॉन्ड स्ट्रिप यूज इन ओएचई, ओएचई में प्रयुक्त बॉन्ड स्ट्रिप का आकार कितना होता है? तो
40x6 mm या 50x6 mm या 75x8 mm या 75x6 mm। तो OHE में जो बॉन्ड लगाते हैं हम, वो कितना होता है 40x6 mm, 40/6 का लगाते हैं। कितना 40/6 mm का। अब 50/6 और 75/8 ये अपने अर्थिंग के लिए यूज होती है। इसके लिए होती है अर्थिंग के लिए, SP SSP में ये, और 75/8 ये भी SP या SSP में, बड़े रेल में, या फिर TSS में ट्रांसफार्मर के अर्थिंग के लिए 75x8 की पत्ती यूज की जाती है। और अपने OH में कौन सी की जाती है 40/6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्रॉस सेक्शन ऑफ सी जंपर एज। सी जंपर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है? तो ऑप्शन दिए हैं 105 स्क्वायर mm, 160 स्क्वायर mm या 65 या फिर 50 स्क्वायर mm। तो जो सी जंपर का होता है वो कितना होता है 50 स्क्वायर mm, 50 mm। कितना 50 स्क्वायर। अब 1 से 5 स्क्वायर mm जी जंपर पहले पहले जो जी जंपर यूज होते थे। अब 1 से 60 स्क्वायर mm अब न्यू जी जंपर, और 65 स्क्वायर mm जो होती है वो कहते हैं कैटनरी का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंडमेंडिंग डाया ऑफ कॉन्टेक्ट वायर विद 1000 kgf टेंटर। 1000 kgf तनाव के साथ संपर्क तार का जो कंडेमिंग व्यास है, जो खराब व्यास है, वो कितना होता है? तो जो खराब व्यास होता है मेन लाइन पे वो कितना होता है 8.25। कितना होता है 8.25। मेन लाइन पर जो कॉन्टेक्ट वायर का खराब व्यास होता है वो 8.25 होता है। और यही वो यार्ड में पूछता या सेकेंडरी लाइन पे तो फिर हम 8.00 mm, कितना होता 8.00 mm। ठीक है, और मेन लाइन पे पूछेगा तो फिर 8.25, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डायमीटर ऑफ रिजिड ड्रॉपर। रिजिड ड्रॉपर का व्यास कितना होता है? तो 5 mm, 7 mm, 9 mm या 12.24 mm। तो जो रिजिड ड्रॉपर होता है वो कॉन्टेक्ट वायर का लगाया जाता है, और कॉन्टेक्ट वायर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 12.25, 12.24 mm। तो रिजिड ड्रॉपर का कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, 12.24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंपोजिट इंसुलेटर, हाउ मच क्रीपेज डिस्टेंस इज यूज्ड फॉर पॉल्यूटेड एरिया। प्रदूषित क्षेत्र के लिए कितनी क्रीपेज दूरी का कंपोजिट इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? अब देखो पॉल्यूशन जोन के लिए पूछा है उसने, तो 1050 या 1200 या 1600 या फिर 900। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, पॉल्यूशन जोन में जो कंपोजिट इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं वो 1600 mm के यूज। वैसे 1050 ही होता है। कितना होता है 1050 के भी कंपोजिट इंसुलेटर आते हैं, पर उन्हें हम जो पॉल्यूशन जोन होती है वहाँ यूज ना करके, पॉल्यूशन यूज में हम कितना यूज करते हैं हम 1600 mm के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टूल टेस्टिंग इज जनरली डन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रेटेड कैपेसिटी। टूल टेस्टिंग आमतौर पर निर्धारित क्षमता के कितने प्रतिशत पर किया जाता है? तो 100% पर, या 150% पर, या 125 पर, या फिर 90% पर। तो जो टूल टेस्टिंग की जाती है वो 150% पर टूल टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, how much kg balance weight is used in ATD used for 160 kmph OHE having 1200 kgf टेंशन इन कंडक्टर। 160 kmph के प्रयुक्त ATD जिसमें कॉन्टेक्ट उसमें OHE कंडक्टर में 1200 kgf का तनाव होता है, कितने किलोग्राम का बैलेंस वेट यूज किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं 800 kg या 400 kg या 667 kg या 650 kg। तो इसमें 1200 और 1200, ठीक, टोटल हो गए 2400 kg। एफ कितनी हो गई 2400 kg। एफ इतनी हो गई। अब इसमें जो रेशियो होता है
वो 3/1 का होता है, 3/1 का। अब 2400 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 800, कितने 800 का बैलेंस वेट काउंटर वेट यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 9 टन इंसुलेटर यूज्ड इन ओएचई है। ओएचई में 9 टन इंसुलेटर उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखो, आईयूएल लोकेशन यहाँ भी किया जाता है, एट एंकरेज लोकेशन यहाँ भी किया जाता है, टू सेपरेट OOR वायर फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्री सेक्शन यहाँ भी किया जाता है, या फिर इन सभी में। तो इन सभी में 9 टन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। permissible value of TS track separation for conventional OHE obligatory location है। ऑप्शन दिए हैं 140 mm या 400 mm या 750 mm या फिर इनमें से कोई भी। तो देखो, जो ट्रैक सेपरेशन होता है वो ऑब्लिगेटरी मास्ट पर 150 से लेकर 700 mm के बीच में रखा जाता है। इतने से लेके 150 से लेके 700 mm। अब इसमें 140 150 से कम हो गया, 750 700 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें कितना होगा? उनमें जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 400 mm। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 400 mm। ठीक, क्योंकि 150 से कम नहीं हो, 700 से ज़्यादा नहीं। तो इसमें जो होगा 140 कर नहीं सकते, 750 कर नहीं सकते, इनमें से कोई ये भी नहीं, तो 400 mm का TS हम रख सकते हैं ओब्लिगेटरी मास्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। द लिमिट ऑफ कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस इन ओम एट TSS। TSS पर संयुक्त पृथ्वी प्रतिरोध की सीमा ओम कितनी होती है? तो जो TSS की 10 ओम या 2 ओम या 0.5 ओम या 1 ओम, तो TSS में जो होती है वो 0.5 ओम होती है, ऑप्शन नंबर सी। TSS में कितनी होती है कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस? लिमिट 0.5 ओम। और SSP इनमें कितनी होती है? 2 ओम। और AT FOV या फिर ROV इनमें होती है हमारी 10 ओम। कितनी होती है? 10। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। डिस्टेंस बिटवीन एंटी-क्रिप पॉइंट एंड एंकरिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट बी मोर देन। एंटी-क्रिप बिंदु और एंकरिंग संरचना के बीच की दूरी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 1600 मीटर या 1500 मीटर या फिर 750 मीटर या 600 मीटर। अब देखो, एक टेंशन लेंथ की जो दूरी होती है मैक्सिमम, वो 1500 मीटर होती है, ठीक है, मेन लाइन। ठीक, 1500 मीटर। अब 1500 मीटर में जो हम एंटी क्रिप पॉइंट लगाते हैं वो बिल्कुल बीचा बीच में लगाते हैं, तो 750 इधर और 750 इधर। तो मैक्सिमम जो दूरी होगी मतलब एंटी क्रिप पॉइंट और एंकरिंग स्ट्रक्चर की, वो कितनी रख सकते हैं हम? वो रख सकते हैं 750 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। कितने? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इन AC ट्रैक्शन स्पान लेंथ वेरियस इन स्टेट। AC ट्रैक्शन स्पान की लंबाई कितने स्टेप में बदलती है? तो जो स्पान की लंबाई जो होती है वो किस में, 9 मीटर में या 6 मीटर में या 4.5 मीटर, 18 मीटर में? तो ये कितने में बदलती है? स्टैंडर्ड जो स्पान होता है वो 4.5 मीटर के, ऑप्शन नंबर सी। तो दो तरह के, मैंने देखो पहले भी बताया था कि दो तरह के स्पान लेंथ होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड स्पान लेंथ, स्टैंडर्ड। एक होता है नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड स्पान होते हैं वो 4.5 मीटर के वेरियस में होते हैं, गुणांक में होते हैं। और जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं जिनमें 4.5 मीटर का मतलब डिवाइडेशन नहीं होता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। द डिस्टेंस बिटवीन टू OHE कंडक्टर इन अनइंसुलेटेड ओवरलैप इज कैप्ड। UIOL में दो OHE कंडक्टरों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है? तो 375 mm या 300 mm या 500 mm या फिर 200 mm। तो जो UIOL में रखी जाती है वो 200 mm होती है, ऑप्शन नंबर डी। तो UIOL में दो OHE कंडक्टरों के बीच की दूरी होती है 200 mm, और IOL में कितनी होती है? 500 mm। ठीक है, ये ध्यान रखना, IOL में 500 mm और UIOL में
200. Next, question number 25. Current collection test in OHE gives the information about. OHE में करंट करेक्शन संग्रह परीक्षण से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। तो जो हम OHE में करंट करेक्शन टेस्ट करते हैं उससे क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो देखो ऑप्शन दिए, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट जंपर, विभिन्न जंपरों की धारा वहन क्षमता, या फिर करंट केयर कैपेसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, संपर्क तार की धारा वहन क्षमता, या लोकेशन ऑफ स्पार्किंग ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ की गति के दौरान चिंगारी उत्पन्न होने का स्थान। तो यही हम इसकी मतलब पेंटोग्राफ जब गति करता है तो उसके दौरान जो चिंगारी उत्पन्न होती है जिस स्थान पर, उस स्थान की पहचान करने के लिए हम करंट कलेक्शन टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि मेगर इज यूज टू मेजर, मेगर का उपयोग नापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो मेगर करंट नापने के लिए, या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए, या फिर वोल्टेज, या इनमें से कोई। जो मेगर उपयोग किया जाता है वो IR इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एफ जंपर आज प्रोवाइडेड एट, एफ जंपर निम्नलिखित में किस स्थान पर लगाए जाते हैं? तो IOL पे, UIOL पे, या टर्नआउट पे, या फिर एंटी ग्रिप पे। तो जो एफ जंपर लगाए जाते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? IOL पे। कहाँ? IOL पे। अब UIOL और टर्नआउट, UIOL और टर्नआउट पे हम हमेशा जी जंपर लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? जी जंपर। और एंटी क्रिप पे हम कौन सा लगाते हैं? सी जंपर। कौन सा लगाते हैं? सी जंपर। तो यहाँ एफ जंपर पूछा है तो वो कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए IOL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इंटरप्टर या सर्किट ब्रेकर से भी, इंटरप्टर या सर्किट ब्रेकर को निम्न माध्यमों से संचालित किया जाता है। तो रिमोट कंट्रोल द्वारा, इंटरप्टर BM होता है, ठीक है। और CV सर्किट ब्रेकर रिमोट द्वारा, या फिर लोकल कंट्रोल थ्रू कंट्रोल पैनल, नियंत्रण पैनल के माध्यम से स्थानीय नियंत्रण, या फिर मैनुअल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो CV और जो BM होता है उन्हें हम रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लोकल कंट्रोल से भी कर सकते हैं, और मैनुअली से। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 AC कैटनरी तार में नंबर ऑफ लेयर एंड स्टैंड इन AC कैटनरी वायर इज, AC कैटनरी तार में परतों और स्टैंडों की संख्या कितनी होती है? तो जो कैटनरी जो वायर होता है उसमें कितनी होती है? 2 परत होती हैं और 19 स्टैंड होती है। कितनी? 2। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो AC में, AC जो तार होता है, सॉरी कैटनरी जो वायर होता है उसमें 19 स्टैंड होते हैं। कितने होते हैं? 19। एक ये, इसके बाहर 6 होते हैं, और फिर इसके बाहर 12 होते हैं। अब ज़्यादातर कंफ्यूज क्या है कि बहुत सी किताबों में देखो ACTM में तो यही लिखा है कि ACTM के वो सही भी है कि इसमें लेयर होती हैं 2, लेयर 2, ठीक है, और स्टैंड होते हैं 19। अब कैसे लेयर? अब एक ये तो एक सिंगल स्टैंड है। अब इसके बाहर एक तो 6 तार होते हैं, उसकी एक लेयर बनी होती है, और उनके ऊपर एक 12 तारों की लेयर बनी होती है। तो पहला वाला तो सिंगल तार होगा, ये लेयर 3 होगी। इसके चारों ओर जो 6 तार हैं वो एक लेयर बना रहे हैं, और फिर उसके चारों ओर जो 12 तार हैं वो एक लेयर बना रहे हैं। तो लेयर तो 2 ही हुई। तो लेयर 2 और स्टैंड कितने होंगे? 19। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि देखो इसमें आंसर दिया 3 स्टैंड और 19, 3 लेयर और 19 स्टैंड। तो 3 लेयर कैसे हो जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 A device installed in contact wire to separate two different elementary sections and ensuring smooth passage of pantograph is called। संपर्क तार में स्थापित वह उपकरण जो अलग अलग प्राथमिक खंडों को अलग करता है और पेंटोग्राफ के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है क्या कहलाता है? तो अनइंसुलेटेड, या फिर सेक्शन इंसुलेटर, या फिर ब्रैकेट असेंबली, या फिर कटर। तो एक कॉन्टेक्ट वायर में एक ऐसा जो लगा रहता है, तो वो क्या होता है?
सेक्शन इंसुलेटर। क्या होता है वो? सेक्शन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? सेक्शन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। Non-current pair part of electric circuit are connected to general mass of earth by suitable size of conductor is called। विद्युत परिपथ के गैर धारावाहक भागों को उपयुक्त आकार के चालक द्वारा पृथ्वी के समान सामान्य द्रव्यमान से जोड़ना क्या कहलाता है? तो मफिंग कहलाता है, या ओवरलैपिंग, या अर्थिंग, या फिर लाइटिंग। क्या कहलाता है वो? अर्थिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाता है? अर्थिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। place where sparking take place during current collection test, what may be the reason the such spark? करंट कलेक्शन टेस्ट के दौरान जिन स्थानों पर चिंगारी निकलती है उनका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन दिए, वो चीज नॉट प्रॉपर, वो चीज प्रॉपर नहीं है। ट्रैक इज नॉट प्रॉपर, ट्रैक प्रॉपर नहीं है। रोलिंग इज नॉट प्रॉपर, रोलिंग प्रॉपर नहीं है, या फिर ये सभी। तो कहीं कहीं जहाँ करंट कलेक्शन टेस्ट करते हैं तो उस स्थान पर चिंगारियाँ निकलती हैं, तो इसके लिए सभी ऑप्शन हो सकते हैं कि वो चीज नॉट प्रॉपर भी हो सकती है, ट्रैक इज नॉट प्रॉपर हो सकता है, रोलिंग इज नॉट प्रॉपर हो सकता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस इन सीबी वर्क वेल। सीबी में कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस जो सीटीडी लगी होती है वो कब काम करती है? तो डीसी सप्लाई फेलियर, डीसी सप्लाई फेल होने पर, या फिर एसी सप्लाई फेलियर, एसी सप्लाई की फेलियर होने पर, या फिर एनी रिले मल फंक्शन, रिले की विफलता, या फिर इन केस ऑफ फायर, आग लगने पर। तो जो कैपेसिटर सीबी में जो सीटीडी जो कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस लगी होती है वो कब काम करती है? जब डीसी सप्लाई फेलियर होती है। हाँ, डीसी सप्लाई फेलियर होती है तब सीटीडी काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी बीएम्स आर देयर इन डबल लाइन एसएसपी? डबल लाइन एसएसपी में कितने बीएम होते हैं? तो 5, 4, 3 या 2। तो डबल लाइन जो होती है उस एसएसपी में कितने बीएम होते हैं? तो बीएम होते हैं 4, ऑप्शन नंबर बी। कितने होते हैं? 4, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें भी 3 दिया है, इसका 3 नहीं होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एनसीटी इज यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर जो होता है एनसीटी का उपयोग निम्नलिखित किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो कैपेसिटर बैंक, या ट्रांसफार्मर, या ओएचई, या फिर ट्रांसफार्मर। तो एनसीटी जो लगाई जाती है वो कैपेसिटर बैंक की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज फिर हमने जो एनसीआर जोन में आगरा डिवीजन में एलडीसी कोटे के तहत जो टेक्नीशियन थर्ड टीआरडी का एग्जाम 25/3/2026 को हुआ था, उसके पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।